नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। गुप्त शासन को स्वर्ण युग की उपमा दिलाने में अनेक तत्व सहायक थे। उनमें एक तत्कालीन वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया योगदान भी महत्वपूर्ण था। विज्ञान के क्षेत्र में गणित, रसायन और ज्योतिष ने अपूर्व प्रगति की थी। यह एक समय था जबकि एक ओर बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था और दूसरी ओर हिंदू धर्म उत्कर्ष की ओर अग्रसर था। इस समय यूनानी ज्योतिषकार भी भारत आ चुके थे और इन ज्योतिष आचार्यों में सर्वाधिक प्रकांड ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट का सिद्धांत ज्योतिष, पूर्ववर्ती वेदांग ज्योतिष व जैन ग्रंथों में वर्णित ज्योतिष के अस्पष्ट ज्ञान की अपेक्षा गणितीय पद्धति पर आधारित था। इस समय गणित विद्या ज्योतिष का अभिन्न अंग बन गई थी। इसलिए गणित के समन्वय से ज्योतिष विद्या में अपूर्व विकास हुआ और ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति के बारे में स्पष्ट त्रुटिहीन निर्णय लेना संभव हो चुका। आर्यभट्ट के जीवन वृत्त या कृतियों की यदि हम बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जो कि पटना में है, में हुआ था। यहीं रहकर आपने ज्ञान अर्जन किया और आप अपने समय के सर्वविख्यात गणितज्ञ थे। इसी कारण आप फलित ज्योतिष में अपना अनुसंधान कार्य कर सके। आर्यभट्ट ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की, यह विवाद का विषय है। वर्तमान में आर्यभट्ट की एकमात्र कृति आर्यभट्टीय ही उपलब्ध है। इस ग्रंथ को आर्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के प्रणयन जो है वो आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में किया था। आर्यभट्ट के बाद के वैज्ञानिकों वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि के कथनों से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसके ध्रुवांक आर्यभट्ट के ध्रुवांक से भिन्न थे। आर्यभट्ट ने अपने पहले ग्रंथ में युग का जो आरंभ है वो आदि रात से माना, और जबकि दूसरे ग्रंथ में युग का आरंभ सूर्योदय से माना है। पहली गणना को अर्धरात्रिक गणना और दूसरी को औदयिक गणना कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यभट्ट का पहले लिखा हुआ ग्रंथ लुप्त हो गया और आर्यभट्टीय उनका दूसरा ग्रंथ है। आर्यभट्टीय के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आर्यभट्टीय ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं और आर्यभट्टीय की रचना संक्षिप्त रूप से की गई है, परंतु इसकी जो भाषा है वो परिमार्जित है और ग्रंथ का प्रणयन वैज्ञानिक विधि से किया गया है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है, जो निम्न है। गीतिका पाद है, गणित पाद है, काल क्रिया पाद है और गोल पाद है। पहला इसका जो खंड है गीतिका पाद, यदि उस पे हम बात करें तो गीतिका पाद में गणना की दृष्टि से 11 श्लोक हैं, तथापि इन श्लोकों में अत्यधिक सामग्री भरी हुई है। इन 11 श्लोकों में गागर में सागर भरने का कार्य आर्यभट्ट ने किया है। अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की जो नवीन विधि है वो भी इसमें बताई गई है। लंबी संख्याओं को श्लोकों में रखने की दृष्टि से उन्होंने अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की नवीन रीति का प्रचलन किया था। इस पद्धति के अनुसार कैसे मैं तक के वर्ण क्रम से 1 से 25 संख्या के द्योतक है। यह का मूल्य 30 है। बाद में है तक के सभी वर्णों के मूल्यों में 10-10 की वृद्धि हो जाती है। जैसे ये का मूल्य 30 है, रे का 40 होगा, लय का 50 होगा, वह का 60 होगा, सह का 70 होगा, शह का 80 होगा, स्लेट वाले सह का 90 होगा और है का 100 होगा। मात्राओं और स्वरों के भी मूल्य इसमें बताए गए हैं। ए का मूल्य 1 है, ई का 100 है, ऊ का
शो का स्क्वायर है और री का शो का क्यूब है। 16 अक्षरों में केवल 9 अक्षर ए, ई, उ, री, ल, ए, ओ इस कार्य के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं और वे क्रमानुसार है 100 की घात 0, 100 की घात 1, 100 की घात 2, 100 की घात 3, 100 की घात 4। साथ ही इस आर्यभट्टीय में जो इसका गीतिका पाद है उसमें महायुगीन चक्रों की संख्या भी दर्शाई गई है। गीतिका पाद के प्रथम श्लोक में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध इत्यादि के महायुगीन चक्रों की संख्या बताई गई है। पृथ्वी के घूर्णन की संख्या आर्यभट्ट ने इस भाग में एक महायुग में पृथ्वी के घूर्णन की संख्या भी दी है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का दैनिक भ्रमण माना है। ग्रहीय संबंध, परिमाण तथा मान जो है वो भी इसमें दर्शाए गए हैं। गीतिका पाद के अन्य श्लोकों में राशि, अंश, कला आदि का संबंध, आकाश, कक्षा का विस्तार, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्यभट्ट ने अपनी नवीन संख्या गणना पद्धति से ज्योतिष और त्रिकोणमिति की अनेक बातें 10 श्लोकों के अंतर्गत समाहित कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट है गणित पाद। अगला इसका जो खंड है, आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय का दूसरा भाग गणित पाद है। इसमें 30 श्लोक हैं जिनमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के प्रश्न दिए गए हैं। गणित पाद के प्रथम श्लोक में अपना नाम और स्थान बताया गया है। शेष श्लोकों में वर्ग, वर्ग का क्षेत्र, घन, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का घनफल, क्षेत्रफल और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की मध्यम लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल जानने के साधारण जो नियम हैं वो दिए गए हैं। जैसे आर्यभट्ट ने बताया है कि परिधि के 6वें भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है और यदि वृत्त का व्यास 2000 हो तो उसकी परिधि 6282 होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ के गणित पाद के में अनेक गणितीय नियमों और सिद्धांतों को भर दिया है। तीसरा खंड है काल क्रियापाद। आर्यभट्ट के काल क्रियापाद खंड में भी ज्योतिष संबंधी बातों का वर्णन है। इसमें काल और कोण की इकाइयों का संबंध, मास, वर्ष और युगों का संबंध भी बताया गया है। इसमें ब्रह्मा के दिन कल्प को 1008 महायुग का माना है, जो गीता, मनुस्मृति और अन्य सिद्धांत ग्रंथों के प्रतिकूल है, क्योंकि वे 1000 महायुगों का एक कल्प मानते हैं। इस ग्रंथ में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा में युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना का आरंभ बताया गया है। चौथा इसका खंड है गोलपाद। आर्यभट्ट का अंतिम अध्याय गोलपाद है, जिसमें 50 श्लोक हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 9वां है, जिसमें कहा गया है, जैसे चलती हुई नाव पर बैठा मनुष्य किनारे के स्थिर पेड़ों को उल्टी दिशा में चलता हुआ देखता है, वैसे ही लंका में स्थिर तारे पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण द्वारा आर्यभट्ट पृथ्वी की दैनिक गति को स्वीकार करते हैं और इस मान्यता वाले एकमात्र ज्योतिषी थे। इस पाद के अन्य श्लोकों में उल्लेख मिलता है जिनमें बताया गया है सूर्य से कितने अंतर पर चंद्रमा, मंगल, बुध आदि दृश्य होते हैं। दूसरी बात है, इसमें इस भाग में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों की गणना करने की रीति बताई गई है। पृथ्वी, ग्रहों, नक्षत्रों का आधा गोल भाग अपनी ही छाया से अप्रकाशित है और आधा सूर्य के समान सामने होने से प्रकाशित है। आर्यभट्ट का योगदान की बात यदि हम करें तो उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट का गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में ज्योतिष सिद्धांत की प्राय सभी बातें, उच्च गणित की कुछ बातें सूत्र के रूप में लिपिबद्ध की हैं।
यद्यपि इसमें तिथि, लक्षण आदि की गणना और उनकी स्थितियों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, तथापि गणित दक्षिण भारत में आर्यभट्ट के आधार पर बने हुए पंचांग वैष्णव धर्म वालों को मान्य होते हैं। दूसरी बात इसमें है कि आर्यभट्ट प्रथम विद्वान थे जिन्होंने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और वो ध्रुवी पर घूमती है। तीसरी बात हम चर्चा करें, आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्रमा के विषय में पौराणिक धारणाओं का खंडन किया और कहा कि ग्रहण में राहु केतु का कोई स्थान नहीं बल्कि चंद्रमा और पृथ्वी की छाया का फल है। चौथी, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की अनुमानतः जो माप की है वह आज तक सही मानी गई है। पांचवी, आर्यभट्ट पाई का मान बताया आर्यभट्ट ने। भारत में आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ज्योतिष सिद्धांत में निश्चित रूप से गणित के अध्याय को समाविष्ट किया। इसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के सूत्रों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के श्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जिन्होंने इस क्षेत्र में अनेक नवीन सिद्धांत दिए थे। धन्यवाद।